क्लैट पीजी के एग्जाम के पर्पस के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको प्रिपेयर करना थोड़ा हार्ड है। ये हार्ड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई आपकी बेयर एक्ट नहीं है। अगर आपको ये पता हो कि बेयर एक्ट क्या है, एक कौन सा सिंगल सोर्स है जहां से मुझे ये टॉपिक पढ़ लेने हैं, तो पढ़ाई करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो कि ये दोनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई इतनी वास्ट है, थोड़े से फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, वहां पे प्रिपेयर करने से कठिन होता है। और अगर हम लोग बात करें इनकी इंपॉर्टेंस की, तो कम से कम 18 से लेकर 24 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आ सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ से कंबाइंड। लास्ट ईयर भी कम से कम 4 पैराग्राफ इन दोनों सब्जेक्ट्स पे आए हैं। अकॉर्डिंगली ये जो सब्जेक्ट है इसको प्रिपेयर करना इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो आपके पक्के होते हैं कि अगर आपने इनको प्रिपेयर कर लिया अच्छे से तो ऑब्वियसली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि डिफिकल्ट है या नहीं। एक चीज और जो इसमें आप ऐड करोगे वो ये है कि जो इसमें रीसेंट केस लॉज होते हैं आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर नहीं पढ़ने हैं। साथ ही अगर इंटरनेशनल लॉ की आप बात करो तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर अगर मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो मे बी अ चांस कि हाँ उससे जुड़े हुए टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए। जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो उससे जुड़ा हुआ अगर मान लीजिए असाइलम का या रेफ्यूजीज का कोई टॉपिक आ जाता है या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का कोई टॉपिक आ जाता है, सॉवरेनिटी का, तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उसके लिए मान लो कोई केस लॉ या वो हो और मान लो कोई चीज चले तो वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी पढ़ने के। देयरफॉर इस चीज को ध्यान रखते हुए कि दोनों सब्जेक्ट्स इतने कठिन हैं, इनके लिए कोई बेयर एक्ट नहीं है, इसको प्रिपेयर करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव गाइड कि कैसे आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ को पढ़ना है, किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक चीज की हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अकॉर्डिंगली अगर आपने अभी तक हमारे सुपर चैंपियंस कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो हम लोग ने आपके लिए यहाँ इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में 2 फ्री टेस्ट भी आपके लिए रखे हैं इंटरनेशनल लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, अलग अलग 30 मिनट्स के। उन टेस्ट को भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट आउट फॉर आवर कोर्सेज। अकॉर्डिंगली एक मैं आपको छोटी सी रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं क्लैट पीजी के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जरूर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज हम लोग वहां पर रोज एक पैराग्राफ हर दिन में 6 क्वेश्चन, जरूर चैनल को हम लोग को ज्वाइन करिए। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में, ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, कि इसमें बेसिकली जो पेपर पैटर्न था लास्ट ईयर का वो क्या था और उससे आपको समझ में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हो टॉपिक्स की, तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जब आप बात करोगे 2020 में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बेयर एक्ट नहीं है, तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्लैट का दिमाग कैसे चलता है, कि आपको किस चीज पे इंपॉर्टेंस अपनी समझनी है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप बात करते हो 2020 में आपका क्वेश्चन आया था लॉ ऑफ सीज के ऊपर और थोड़ा सा आपका आईसीजे के जो आपकी बॉडीज होती हैं उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन आए थे। फिर 2021 के अंदर आया क्वेश्चन एक्सट्रेडिशन के ऊपर और फिर दूसरा क्वेश्चन था आपका टॉर्चर के ऊपर। जो टॉर्चर वाला क्वेश्चन था इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का थोड़ा एस्पेक्ट ऐड किया गया था। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ में आपके लिए जरूरी ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको कायदे से देख के चलो कि उसमें क्या कहा जाता है। आपका एक जो जनरल सिलेबस होता है इंटरनेशनल लॉ का, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का उठा लो, वहां से आपको ये चीज आसानी से पता चल जाएगी क्या आपको पढ़ना है क्या आपको नहीं पढ़ना है। इसके बारे में अभी हम लोग वीडियो में बात करेंगे क्या आपको देख लेना है। फिर हम लोग बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर 2020 में हॉफिल्ड की थ्योरी पे सीधे सीधे क्वेश्चन आया। उसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे कि अगर ये राइट है ये ड्यूटी है तो क्या उसका पोस्टुलेट बनेगा, कौन सा राइट है तो कौन सी ड्यूटी, पूरे उसमें इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन से। और जो दूसरा है वो आपका हेबरमास फुलर जो अदर ज्यूरिस्ट थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि किस ज्यूरिस्ट ने क्या कहा, किस ज्यूरिस्ट के उससे क्या इफेक्ट पड़ा, ये सब चीजें यहाँ पे पूछी गई, किसने क्या बोला, कौन किस स्कूल से रिलेट कर रहा है। 2021 के अंदर जब क्वेश्चन आया तो आया आपका साइंस ऑफ लॉ के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, सिंगल एक पैराग्राफ दे दिया। उस पैराग्राफ के अंदर आप जाओ, अगर आप उसको पढ़ लोगे ना कायदे से तो आप 6 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आंसर कर दोगे, कोई आपको जरा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है व्हेन इट कम्स टू ज्यूरिस्प्रूडेंस की इस वाले पैराग्राफ की। जो दूसरा पैराग्राफ था वो था आपका अर्नब गोस्वामी केस का। अभी जो अर्नब गोस्वामी केस का जजमेंट था इसके अंदर लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट के ऊपर सवाल पूछे गए। जो एग्जर्व था वो था अर्नब गोस्वामी केस का, लेकिन जो सवाल थे वो थे ज्यूरिस्प्रूडेंस से जुड़े हुए और वो भी आप पैराग्राफ पढ़ के कहीं ना कहीं आंसर कर सकते थे। अब यहाँ पे आपको इससे पता है पैटर्न आपको नजर आएगा। पैटर्न यहाँ पे ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के कॉन्टेक्स्ट में जब 2020 में क्वेश्चंस आए तो वहां पर आपको पैराग्राफ से उतनी हेल्प नहीं मिलेगी। हेबरमास फुलर अगर आपने इन ज्यूरिस्ट के बारे में पढ़ा है तो आप आंसर कर लोगे। हॉफिल्ड थ्योरी अगर आपकी क्लियर है कंसेप्ट आप आंसर कर लोगे क्वेश्चन को। लेकिन 2021 के पेपर में साइंस ऑफ लॉ पैराग्राफ पढ़ लीजिए, अर्नब गोस्वामी पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आप काफी आंसर्स कर सकते हो। काफी तो आपके इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन थे और काफी क्लियर तो आप गेस वर्क भी इतना इंटेलिजेंट यूज कर सकते थे। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे समझने वाली बात है कि अब अगर 2022 में क्वेश्चंस आएंगे तो इसका एक बहुत बड़ा चांस है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर अब
थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाए, जहां पर जो पैराग्राफ है उसकी इंपॉर्टेंस शायद उतनी ना हो, आपको सीधे सीधे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाए। तो अकॉर्डिंगली आपको अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ को प्रिपेयर करना है तो इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पर जितनी हो पाए उतनी प्रैक्टिस करनी है, नंबर वन। बिकॉज जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग होती है, जो एबिलिटी होती है आपकी एमसीक्यू सॉल्व करने की, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बिकॉज आप बात करो इंटरनेशनल लॉ में एक्सट्रेडिशन की, आप बात करो टॉर्चर की, इन दोनों ही उसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप पैराग्राफ पढ़ के आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो आपका काम नहीं चलने वाला। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि आपको यहाँ पे कवर करने की जरूरत है। आपको मैं एडवाइस यही करूंगा कि आप कोई ना कोई अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके स्पेसिफिकली इंटरनेशनल लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खास करके ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए। अगर मैं ये भी कह देता हूँ कि जो मैंने एजम्पशन लिया अभी इसके थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है, मान लो मेरा एजम्पशन ही गलत है और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि 2021 के पैटर्न को रिपीट करते हैं और आपको पैराग्राफ पढ़ के ही आंसर करना है, तो वहां पर आपके लिए जरूरी यह है कि दोनों ही एस्पेक्ट्स को आप बैलेंस करो। पढ़ाई आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के पर्पस के लिए ऐसी करनी है जहां पर जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो सॉलिड हैं और जो आपने क्वेश्चंस लगाए हैं उनको पढ़ के आंसर करने की आपकी स्पीड भी अच्छी है। बोथ थिंग्स हैव टू कोएग्जिस्ट एट द सेम टाइम। और साथ में आपके पास अभी 55 से लेके 50 डेज अभी रिमेनिंग है। अगर आप ये वीडियो जिस भी टाइम पे दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है, तो अकॉर्डिंगली आपके लिए अभी आपके पास अच्छा एम्पल टाइम है कि अगर आप 5 से 6 दिन अच्छे से लगा दें दोनों सब्जेक्ट्स के लिए तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज माई गारंटी। अब अगर एक एक करके बात करें दोनों सब्जेक्ट्स के लिए कि आपको कैसे टैकल करना है, तो सबसे पहले बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं एज इट इज, जो ये सब्जेक्ट है ये एक ओपन टाइप का सब्जेक्ट है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आप इसको कह लो, तो यहाँ पे आपके एक बेयर एक्ट नहीं होती, यहाँ पे कई बेयर एक्ट्स होती हैं। तो अकॉर्डिंगली आपके लिए ये डिटरमाइन कर पाना कि कौन सा टॉपिक जरूरी है, कौन सा टॉपिक जरूरी नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप सिंपली एक पर्टिकुलर कोई भी अच्छा किताब ले लीजिए। तो आप सबसे बढ़िया ए.के. जैन आप प्रेफर करिए। ए.के. जैन के अंदर आप जाइए, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आप जाके पढ़ लीजिए। अपना जरा दिमाग का पीस मत डिस्ट्रॉय करिए कि यार वो भी चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, वो भी चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, वो भी चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि ऐसे आपका टाइम ही केवल खराब होगा। जरा तक आप सोचोगे तो आपका दिमाग आपके साथ गेम खेलेगा। आप सोचने में ज्यादा टाइम लगा दोगे, पढ़ने में आप टाइम कम लगाओगे। तो आप अगर बात करो इंटरनेशनल लॉ की, तो इंटरनेशनल लॉ के लिए आप मैक्स टू मैक्स 2.5 से लेकर 3 डेज दीजिए। आपको यहाँ पे ज्यादा रिसेंट केस लॉज नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है। स्टैटिक पोर्शन के अंदर जाइए, अभी हम लोग बात करने वाले कौन कौन से आप टॉपिक्स देख सकते हो, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा आप किसी अच्छे सिलेबस या अच्छी बुक से उसको देख लीजिए, चाहे गौरव मेहता हो, चाहे ए.के. जैन हो, और कोई बड़ी बुक पे मत जाइएगा। अच्छा कोई छोटी सोर्स अगर आप ढूंढ पाए उससे पढ़िएगा, आपका काम हो जाना चाहिए। अगर आप बेसिकली बात करें क्वेश्चंस की, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है कि इंटरनेशनल लॉ में ये चीज कब बोली गई, ये चीज कब आया, ये कन्वेंशन कब आया था, ये जो आपका केस था इसमें क्या बोला गया था, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप केवल जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको पढ़ के आंसर कर सकते हो। बिकॉज वहां पे थोड़ा इंटेलिजेंट गेस वर्क चलेगा डेफिनेटली। बिकॉज वहां पे जब आपको ऑड वन आउट, आपको जब रूल आउट करना है कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, उस चीज में आपको वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। फिर हम लोग बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ना आपके जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। जब आप बात करते हो किसी क्वेश्चन को आंसर करने की, जो कोर प्रिंसिपल होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा कि यार किसी चीज का आंसर क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं एनालिटिकल स्कूल की, तो एनालिटिकल स्कूल के अंदर आपको पता है कि आपका ऑस्टिन इज द फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। बट अगर आपको ये नहीं पता है कि एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन ने बोला क्या था, उसने जो पोस्टुलेट्स दिए थे उनका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, आप क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे। अगर आपसे मान लीजिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिएगा हॉफेल्ड की थ्योरी के अंदर ही, मान लीजिए अगर आपको ये नहीं पता है कि लीगल राइट का जुरल पोस्टुलेट क्या है और बाकी चीजें क्या है, तो आप कैसे इस चीज को आंसर कर पाओगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ो तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते के टाइम आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि जो प्रिंसिपल है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, उसके अंदर कोर प्रिंसिपल क्या है, कोर थ्योरी क्या है। क्योंकि अगर आप उस तरीके से उस चीज को याद करोगे तो आप ज्यादा उसको अच्छे से दिमाग में रिटेन कर पाओगे और साथ में कोशिश हो पाए। तो इमेजिन करिएगा, जैसे मान लीजिए आप किसी भी आप ज्यूरिस्ट को पढ़ रहे हो, उसकी एक फेस को इमेजिन करिएगा कि वो ज्यूरिस्ट क्या बोल रहा है। जैसे अगर आप मान लो एक स्टेज का प्ले होता है ना, जहाँ पे आपके एक्टर्स होते हैं कि स्टेज के ऊपर और वो बोल रहे हैं कुछ बातें, वैसे ही उसको इमेजिन करने की कोशिश करिए कि एक ज्यूरिस्ट ने एक बात बोली, एक पर्टिकुलर स्कूल से वो बिलोंग करता है, उसी ज्यूरिस्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए दूसरे ज्यूरिस्ट ने
एक दूसरे पॉइंट पर उसको बोला कि यार तुम इस चीज में गलत हो, तुम ये बात जो कह रहे हो वो सही नहीं है। अकॉर्डिंगली एक जो बात और यहाँ पे आपको रियलाइज करनी चाहिए ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, वो ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जब आप बात कर रहे हो पढ़ाई करने की, किसी ज्यूरिस्ट ने क्या बोला, किसी ज्यूरिस्ट कहाँ से बिलोंग करता है, किस स्कूल से, उसने किस बंदे को यहाँ पे, किस ज्यूरिस्ट को उसने क्रिटिसाइज करा, ये पूरी चीज होती है मेमोरी की। उसने लॉ के बारे में क्या बोला, उसने पर्सनैलिटी के बारे में क्या बोला, उसने पोजीशन के बारे में क्या बोला, ओनरशिप के बारे में क्या बोला, उसने किस चीज के बारे में क्या बोला, ये याद करना, उसने कौन सी बुक लिखी, ये आपका काम है बार बार रिवाइज करने का। आपके पास अभी एग्जाम में कम से कम 55 से लेके 50 डेज रिमेनिंग है। आप बस एक काम करिए, आपको इस तरीके की जो लिस्ट होती है वो आपको मिल जाएगी कि किस ज्यूरिस्ट ने क्या बोला, उसने कौन सी बुक लिखी है, वो उसने किसको क्रिटिसाइज करा है, क्या करा है। उस लिस्ट को लेकर उसको आप किसी दीवार पे चिपका लीजिए या फिर अपनी एक नोटबुक में नोट्स बना लीजिए, और उस नोटबुक के नोट्स को आप रोज रिवाइज करिए फॉर द नेक्स्ट 50 डेज, क्योंकि आपको उस चीज को रटना पड़ेगा। यहाँ पे उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास अभी इस पॉइंट पे कि आप उस चीज को रिटेन कर पाओ, बिकॉज आपको अगर ये याद हो जाता है कि किसने क्या बोला, कौन किस ज्यूरिस्ट में किस किस थ्योरी का था, कौन किस स्कूल का था, तो आपका बहुत बड़ा चंक इंटरनेशनल आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रिपेयर हो जाएगा। ये मेरी बात को आप मार्क कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। अकॉर्डिंगली जो आखिरी चीज है, जैसे कि मैंने आपको दो असम्पशंस दिए, या तो इस बार आपका जो पैराग्राफ आएगा उसका इंपॉर्टेंस उतनी नहीं होगी, आपको केवल थ्योरीज के बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा, आइदर वो होगा, या फिर आपका फिर से जो पैराग्राफ है दैट विल बिकम इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे आंसर रीडिंग एबिलिटी, आपका जो पैसेज है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट टू स्टडी इनसाइड इंटरनेशनल लॉ। मैं इस पूरे वीडियो में ये कहता आ रहा हूं कि आपको इंटरनेशनल लॉ की जो पढ़ाई है उसको आपको कंस्ट्रक्ट करके चलना पड़ेगा फॉर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज अगर आप उसके बाहर जाओगे तो आप अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करोगे, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ सही में बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है हमारे हिसाब से जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके आने का काफी चांस है, वो है लॉ ऑफ सीज का। टेरिटोरियल सी क्या होता है, कॉन्टिग्यूस जोन क्या होता है, आपका यूएन क्लॉज का जो पूरा प्रिंसिपल है जो चार्टर साइन हुआ था आपका, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने इकोनॉमिक राइट्स हो गया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, हाई सेल्फ हो गया, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं इनको कायदे से एक बार देख लीजिएगा। फिर अगर हम लोग बात करें रिकग्निशन की, तो ये बात आपको बता दूं, माइंडेड, ये आपका जो टॉपिक है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी दे रहा हूँ, बिकॉज रशिया यूक्रेन का जो मैटर है उसके अंदर जो मेन क्लॉज है वो ये है कि क्राइमिया के रीजन को, जो डॉनबास और लुहांस का रीजन है, उसकी रिकग्निशन का स्टेटस क्या है। रशिया ने उसको एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज कर दिया रिपब्लिक को, बाकी स्टेट्स ने उसको नहीं रिकॉग्नाइज करा। तो यहाँ पे थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन, डिफैक्टो, डिज्यूरे, इम्प्लाइड रिकग्निशन हो गया, विड्रॉल रिकग्निशन हो गया, चाहे आप बात कर लो चाइना और ताइवान के मैटर की, ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है इस वक्त। इसके ऊपर और लॉ ऑफ सीज के ऊपर, जो कि चाइना में अभी साउथ चाइना सी को लेके यहाँ पे आपका डिस्प्यूट चल रहा है, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक प्लीज पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं ग्रुप राइट्स की। यहाँ पर अगर आप बात करते हो ग्रुप राइट्स की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेफ्यूजीज का। यूक्रेन के अंदर इस वक्त पे मिलियंस ऑफ लोगों ने रेफ्यूज ली हुई है बाकी बगल के देशों में, चाहे पोलैंड की बात कर लो, चाहे बाकी देशों की बात कर लो, उनका स्टेटस क्या है, वो किस तरीके के राइट्स रखते हैं। फिर आप बात करो प्रिजनर्स राइट के, इंडिजिनस पीपल के राइट के, वुमेन एंड चिल्ड्रन के राइट के, ये चीज आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेसिफिकली आपके लिए जो आपके जो रेफ्यूजी राइट्स हैं उनको कायदे से पढ़ लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करंट आस्पेक्ट। फिर हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्राडिशन की, तो एक्स्ट्राडिशन के ऊपर अभी क्वेश्चन आ चुका है 2021 में, तो फिर अभी थोड़ा कम चांस है आने का क्वेश्चन, बट फॉर आप इस मान के चलो कि हो सकता है मान लो दोबारा आ जाए। आप स्टेट जुरिडिक्शन, कस्टमरी लॉ जो होता है, ट्रीटी लॉ क्या होता है, ये सब चीजें आप प्लीज देख लीजिए इन टॉपिक्स में क्या दिया हुआ है। फिर अगले का आपका जो मामला हो गया वो है आपका यूनाइटेड नेशंस का। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस, ये जो टॉपिक है इसके अंदर सबसे पहले आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ पर जो है आपका केस चला रशिया के अगेंस्ट में। रशिया को यहाँ पे जो यूक्रेन था उन्होंने सीधे सीधे बुलाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने वॉर क्राइम्स कमिट करे, रशिया ने तो वहां पे जवाब भी नहीं दिया। तो वो जो कोर्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके क्या फंक्शंस है, वो कैसे काम करता है, आईसीजे से उसका क्या रिलेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल से उसका क्या रिलेशन है, जनरल असेंबली से उसका क्या रिलेशन है, ये चीज कायदे से देख लेना है आपको। साथ में जनरल असेंबली क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की पावर क्या है,
किस कन्वेंशन के थ्रू वो बना, कौन से चार्टर्स आए थे, ये सब देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज देख लीजिएगा इन टॉपिक्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, आप बात कर लो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की। कोशिश पहले यही हो रही थी पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से कि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम लोग डिप्लोमेसी के थ्रू सॉर्ट कर लें। कोई भी मामला, आप बात कर लो साउथ चाइना सी की, साउथ चाइना सी के अंदर जो आपकी 9 लाइन है उसको लेकर एक जजमेंट आया सीधे सीधे, वहां पे चाइना ने कहा कि हम वो जजमेंट नहीं मानेंगे। और यहाँ पे जितने भी मेथड्स थे जो यूज हो रहे थे, दे ऑल कंटेन नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट। इस टाइप के जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आने का बहुत बड़ा चांस है। सो ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स अभी बताए हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, इन टॉपिक्स को तो मार्केट अच्छे से आपको पढ़ना है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स प्लीज। अकॉर्डिंगली एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको केवल इतने में ही नहीं स्टिक होना है। कोई भी अच्छी बुक ले लीजिए जिसमें छोटे में प्रिसाइज में पूरा सिलेबस कवर्ड है, और उस बुक को पूरा खत्म करने की कोशिश करिए। व्हाट यू नीड टू डू इज रीड इट फास्ट, रीड इट क्विक, और जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करिए। इंटरनेशनल लॉ के केस में बता रहा हूं। फिर बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की। अब देखिए जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपका जो सिलेबस है, जरूरी नहीं है कि आपको जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल लॉ में बताया कि आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट होकर चलना है, यहाँ पे इट इज ऑल अबाउट रिटेंशन मेमोरी। पहला काम तो जो आपको करना है वो है किस जूरिस्ट ने क्या बोला, क्या कहा, किस स्कूल से बिलोंग करता है, उसने कौन से आपके फेमस बात बोली थी, किसने उसको बेसिकली उसने किसको क्रिटिसाइज करा। ये सारी बातों के आपको नोट्स बनाने हैं सबसे पहली चीज। उसके बाद जब आप बात करते हो टॉपिक वाइज, नेचर एंड स्कोप ऑफ लॉ, यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस, किस पर्टिकुलर जूरिस्ट ने जूरिस्प्रूडेंस को लेकर क्या डेफिनेशन थी, क्या बोला, लॉ क्या होता है। फिर आप सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर आते हो, फिर आपका कस्टम, प्रेसिडेंट, आपका लेजिस्लेशन, ये तीनों के ऊपर क्या सबके स्कूल्स की क्या क्या व्यूज है, कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। फिर स्कूल्स और जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आप आइए अगला टॉपिक, उसके अंदर आप बात करिए हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, एनालिटिकल स्कूल। ये जितने भी स्कूल्स हैं इसमें कौन कौन इनके इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स हैं, किसने क्या बोला, किसने किस तरीके से एक थ्योरी बनाई, फिर उस थ्योरी को कैसे ब्रेक करा गया, फिर उसका मॉडर्न प्रेमिस में क्या यूज हो रहा है, वो सब चीज़ों को आपको ध्यान में देने की जरूरत है। और खास करके अगर आप बात करते हो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप बात करिए हिजाब बैन केस की। हिजाब बैन केस का अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पे हमारे देश में चल रहा है, पूरी कंट्रोवर्सी। अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो बात आती है वो ये है कि क्या ये चीज़ सही है, जूरिस्प्रूडेंस का इसमें क्या रोल है, वो आपको थोड़ा सा देख के यहाँ पे चलने की जरूरत है। फिर हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है, उसके अंदर क्या कंसेप्ट हैं, कितने टाइप ऑफ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट हैं, ये सब आपको देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका लॉ एंड मोरालिटी का टॉपिक हो गया। लॉ एंड मोरालिटी के अंदर कि लॉ क्या है, मोरालिटी क्या है, दोनों के बीच में जो फुलर हार्ट डिबेट है उसको कायदे से समझ लीजिएगा, बिकॉज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी वो डिबेट भी काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जा रही है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रख के चलनी है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। फिर लास्टली आपका लीगल कंसेप्ट्स। अब देखिए लीगल कंसेप्ट्स के अंदर यहाँ पर आपके कई सारे लीगल कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको देखने हैं। मैं वन बाय वन आपको बता दूं। सबसे पहले आपके जो राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं वो, फिर आपकी लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, वो देख लीजिए कंपनी की क्या पर्सनैलिटी, उसकी क्या पर्सनैलिटी, वो सब चीज़ें। फिर प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन उसको होल्ड कर सकता है, किस तरीके के राइट्स होते हैं, ओनरशिप क्या होती है, पोजीशन क्या होता है, ये सब आपको देख लेना है। फिर लाइबिलिटी कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, जूरिस्प्रूडेंस के पीछे की क्या है, ये जितने टॉपिक्स हैं इनको तो आप कायदे से देख ही लो एटलीस्ट जूरिस्प्रूडेंस के कंसेप्ट में, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये बेसिकली वो टॉपिक्स हैं जिनमें की क्वेश्चन बनने का मैक्सिमम चांस है जूरिस्प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। तो अकॉर्डिंगली ये सब्जेक्ट्स को किसी भी अच्छी बुक, इसके लिए मैं भी रेकमेंड करूंगा आपके लिए एके जैन से अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एनबी प्रांजपे या वीडी महाजन पर आप जा रहे हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए वॉल्यूमिनस हो जाएगा अभी उस हिसाब से उसको पढ़ना। अगर आपने उसको पहले से मार्क नहीं कराया कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, तो आप एके जैन का सहारा लो, बेटर आपके लिए पड़ेगा थोड़ा सा वो। अकॉर्डिंगली अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो कि क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, फिर आगे करने की सोच रहे हैं। हम लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे कोर्सेज में एनरोल नहीं कराया तो जरूर आप एनरोल करने के लिए आप देख सकते हो। अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट की जो लिंक है, दोनों फ्री टेस्ट के, इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस का, हम लोगों ने नीचे डाउन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।